हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2024 के प्रीलिम्स के सीसेट पेपर का कॉम्प्रिहेंशन पार्ट को सॉल्व करने के लिए और ये देखने के लिए कि लाइव एग्ज़ाम में रियल टाइम सिचुएशन में कॉम्प्रिहेंशन को सीसेट को कैसे सॉल्व किया जाता है और किया जाना चाहिए। मैंने इस एग्ज़ाम में 2021 से 2025 तक 5 अटैम्प्ट्स दिए हैं और 2022 से 25 तक सभी अटैम्प्ट्स में प्रीलिम्स क्लियर किया है। क्योंकि मेरी तरह काफ़ी स्टूडेंट्स को ये दिक्कत है कि सीसेट को क्लियर कैसे किया जाए, इसीलिए कॉम्प्रिहेंशन के पार्ट को स्पेशली फोकस दिया जाना चाहिए और दिया जाता है। उसी को फोकस करने की वजह से मैं इस एग्ज़ाम को बार बार क्लियर कर पाया हूँ। क्योंकि मेरे सीसेट में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं थे, बहुत स्ट्रॉन्ग मेरा बैकग्राउंड नहीं था सीसेट के लिए, तो इसलिए मैंने कॉम्प्रिहेंशन को बहुत अच्छे से तैयार किया ताकि जो 22 से 25 तक जो क्वेश्चंस आते हैं कॉम्प्रिहेंशन के, उसमें 85, 90 to 95% तक सॉल्व किया जा सके और सीसेट को पास करने के लिए एक मजबूत स्थिति में पहुंच जाए। वही चीज़ मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि मेरी क्या स्ट्रेटजी रहती थी एग्ज़ाम में, रियल एग्ज़ाम में किस तरीके से सोल्व किया जाना चाहिए। मैं आपको उसी तरीके से सोल्व करके दिखाऊंगा जिस तरीके से मैंने एग्ज़ाम में किया था। रियल एग्ज़ाम में 100% एक्यूरेसी से सोल्व नहीं किया जा सकता। 1, 2 या 3 भी अगर दिन अच्छा ना हो तो 4-5 भी गलत हो सकते हैं, लेकिन मैं रेगुलरली अबाउट 95% तक सही कर पाता था। 1, 2 या 3 मैक्सिमम ही गलत होते थे। तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करूँगा। उसमें गलतियाँ भी होंगी और मैं चाहता हूँ आप उस गलतियों को भी देखें और सीखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरी प्रोसेस यही थी कि सबसे पहले जितने भी पैसेजेस हैं उन सबको एक साथ सोल्व किया जाए, क्वेश्चन 1 से लेके 80 तक सीरियल वाइज। में सबसे ज़रूरी है कि आप जो पैसेज हैं उसमें जाकर सबसे पहले उस पैसेज की जो मेन थीम है, जो मेन डिमांड है, आप उसको अंडरलाइन कीजिए, उसको सर्कल कीजिए, आप उसके ऊपर स्क्वायर बनाइए ताकि वो आपके दिमाग में रहे कि पूछा क्या है। क्योंकि इन्फेरेंस, अजम्पशन, ये काफ़ी अलग अलग कीवर्ड्स होते हैं, उनके आधार पर ही आंसर दिया जाता है। अगर आप वो नहीं समझेंगे तो आंसर में बहुत मिस्टेक्स करेंगे, क्योंकि ऑप्शंस जो हैं वो काफ़ी सिमिलर भी हो सकते हैं। आप इसको अंडरलाइन कीजिए, फिर जो ऑप्शंस हैं उनको पढ़िए डायरेक्ट। करंट मेथड्स ऑफ फूड डिस्ट्रीब्यूशन आर सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड। क्योंकि इसमें सोलली वर्ड दिया गया है तो आप इसको मान सकते हैं कि ये शायद गलत होगा, लेकिन हम डायरेक्ट स्टेटमेंट्स पढ़ रहे हैं तो इसलिए आप अभी किसी भी स्टेटमेंट को क्रॉस मत कीजिए, सिर्फ एक आइडिया लीजिए। लैंड प्रोडक्टिविटी इज एडवर्सली अफेक्टेड बाई प्रिवेलिंग ट्रेंड्स ऑफ फूड लॉस एंड वेस्टेज। एडवर्सली ये पॉसिबल है। रिडक्शन इन द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड रिजल्ट्स इन लेस कार्बन फुटप्रिंट, ये भी सही माना जा सकता है। लॉजिकल स्टेटमेंट है। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज टू प्रिवेंट और रिड्यूस लॉस एंड वेस्टेज आर नॉट अवेलेबल। ये भी कहना संभव नहीं है क्योंकि अवेलेबल है टेक्नोलॉजीज़, तो आप इसको पहली बार गलत मान सकते हैं। अब हम पैसेज पर जा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, 1/3 ऑफ फूड प्रोड्यूस्ड फॉर ह्यूमन कंजप्शन इज लॉस्ट और वेस्टेड। फूड इज लॉस्ट और वेस्टेड थ्रू आउट द सप्लाई चेन फ्रॉम इनिशियल प्रोडक्शन टू फाइनल कंजम्पशन। द इंक्रीजिंग वेस्टेज, जैसे ये वर्ड है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, आप उसको और ज़्यादा हाईलाइट कीजिए। उसके बराबर में आप ऐसे बना सकते हैं, या फिर डिक्रीजिंग हो तो ऐसे, ताकि वो आपको क्लियर रहे, उसको बार बार पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। द इंक्रीजिंग वेस्टेज ऑल्सो रिजल्ट्स इन लैंड डिग्रेडेशन बाई अबाउट 45% ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, excessive groundwater extraction. The energy spent results in 3.5 billion tons of carbon dioxide production every year. Decay also leads to harmful emission of other gases in the atmosphere. Addressing the loss and wastage in all forms is critical to complete the cycle of food sustainability, sufficiency and sustainability. क्योंकि अब हमने इसको अच्छे से पढ़ लिया है, अब हम फिर से स्टेटमेंट्स पर आ सकते हैं। उसके हिसाब से अब हम क्लियरली इसको कैंसिल कर सकते हैं। करंट मेथड्स
आर सोलली रिस्पॉन्सिबल, ये क्लियरली इसमें कहीं भी मैंशनड नहीं है। आप इससे इन्फेरेंस मतलब अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं इस स्टेटमेंट का। लैंड प्रोडक्टिविटी इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय प्रिवेलिंग ट्रेंड्स, यही बात इसमें डायरेक्टली कही गई है। रिडक्शन इन लॉस एंड वेस्टेज रिजल्ट्स इन लेस कार्बन फुटप्रिंट्स, ये इसमें बात कही भी गई है और ये जनरल कॉमन सेंस के हिसाब से भी सही है, तो इसको भी सही माना जाए। नंबर 4, पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजीज रिड्यूस द लॉस वेस्टेज आर नॉट अवेलेबल, ये भी क्लियरली गलत है, इसके बारे में इस पैसेज में कहीं भी नहीं बताया गया है। तो उस हिसाब से आपको एक तरीका ध्यान रखना है कि जो कैंसिल किया है उसको कैंसिल कीजिए, जो राइट है उसको क्लियरली राइट कीजिए। क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, उसी हिसाब से आपको सोल्व करना है। ये एलिमिनेट हो गए हैं, इसको भी आप ऐसे क्लियरली कीजिए, नोट डाउन कीजिए। ये आपको बार बार प्रैक्टिस करना है ताकि ये चीज़ आपके इनबिल्ट दिमाग में रहे। आप जब पेपर घर लेकर जाएं तो उसको देख सकें कि आपने कौन सा टिक किया है, कहाँ अंडरलाइन किया है, कहाँ नहीं किया है, और आगे गलती की संभावना ना हो। इसी पैसेज में अगला है कि फॉलोइंग अजम्पशंस, द फूड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म नीड्स टू बी री इमेजिन्ड एंड मेड इफेक्टिव टू रिड्यूस द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड। इसमें कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं है, जनरल है, नीड की बात है, आवश्यकता है, ज़रूर है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि लैंड डिग्रेडेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन है, डीके है। तो क्लियरली हम ये अज्यूम कर सकते हैं, अजम्पशन में हम जो पैराग्राफ में दिया गया है उसको एक स्टेप आगे का स्टेटमेंट दिया जाता है अजम्पशन में, उस हिसाब से हम चलते हैं। डायरेक्टली जो दिया गया है वो अगर मान के चलेंगे तो अजम्पशन वाले स्टेटमेंट्स कभी सही नहीं होंगे, उसमें आपको एक स्टेप आगे बढ़कर मानना है, तभी सही को सही मान के चलेंगे। क्योंकि हम इसमें कोई भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं दिया गया है, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं है कि जो इसको कॉन्ट्रडिक्ट करता हो। इंश्योरिंग द रिडक्शन ऑफ वेस्टेज एंड लॉस ऑफ फूड इज ए सोशल एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल सिटीजन्स। सोशल एंड मॉरल ये भी हम सही मानेंगे, क्योंकि इसमें डायरेक्टली ये बात नहीं कही गई है, लेकिन आप इससे अज्यूम कर सकते हैं क्योंकि इतना लॉस है, लैंड डिग्रेड हो रही है और क्रिटिकल भी है टू कंप्लीट द साइकिल ऑफ फूड सफिशिएंसी, तो इसको सही मानना पड़ेगा। इस मिशन में आपको रिवर्स तरीके से सोचकर चलना है। आप उन्हीं स्टेटमेंट्स को गलत मानिए जो पैराग्राफ को डायरेक्टली कॉन्ट्रडिक्ट करते हों, जो पैराग्राफ से आगे बढ़कर कुछ अज्यूम करते हैं, कोई बात मान ली गई हो जो पैराग्राफ के साथ साथ चलती हो, तो आपको उसको सही मानना पड़ेगा। आप सही चीज़ मत ढूंढिए, जो गलत है उसको एलिमिनेट करिए, ये प्रोसेस ज़रूरी है। आप कई तरीके अपना सकते हैं, आप डायरेक्ट पैसेज पढ़ सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट स्टेटमेंट्स भी पढ़ सकते हैं, ताकि आपको पहले एक आइडिया हो जाए कि डायरेक्टली कि पैराग्राफ किस चीज़ के बारे में है। जब आप पहले ही इन स्टेटमेंट्स को पढ़ लेंगे तो आपको ये आइडिया भी रहेगा कि ये स्टेटमेंट्स इसमें हैं या नहीं हैं, तो एक बेस इस पैराग्राफ के बारे में आपके दिमाग में पहले ही बन जाएगा। तो यही प्रोसेस मैं भी फॉलो करता था और इसी तरीके से मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। सेंट्रल बैंक कैन नॉट ब्रिंग डाउन इन्फ्लेशन विदाउट बजटरी बैकिंग, ये जनरली आप इकोनॉमिक स्टेटमेंट अगर पढ़ें तो ये क्लियरली सही होता है, क्योंकि सेंट्रल बैंक कुछ नहीं कर सकता अगर बजट सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज़ के अलाइन नहीं होगा। अगर बजट में स्पेंडिंग सही नहीं होगी, एक्स्ट्रा स्पेंडिंग होगी या बजट में फिजिकल कंट्रोल नहीं होगा, तो सेंट्रल बैंक भी इन्फ्लेशन नीचे नहीं ला सकता। द इफेक्ट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी डिपेंड्स ऑन द फिजिकल पॉलिसीज परस्यूड बाय द गवर्नमेंट, वही चीज़ इस स्टेटमेंट को जस्टिफिकेशन इस स्टेटमेंट में दे दिया गया है। तो पहली बात, ये दोनों स्टेटमेंट्स एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, तो जनरली या तो ये दोनों सही होंगे या दोनों गलत होंगे। इसमें पूछा गया है लॉजिकल एंड रैशनल इन्फेरेंस। इन्फेरेंस का मतलब अनुमान, आप क्या अनुमान लगा पा रहे हैं इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद। तो दो तरीके हैं, जब आप काफ़ी सोल्व कर लेंगे तो आप बिना पैराग्राफ पढ़े भी आंसर्स तक पहुंच सकते हैं, उसी से आपका टाइम बचेगा, उसी से आप बाकी पोर्शंस सीसैट के कर पाएंगे। लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो हम पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। एज इन्फ्लेशन राइजेस इवन गवर्नमेंट्स प्रीवियसली कमिटेड टू बजटरी डिसिप्लिन आर स्पेंडिंग freely to help households. Higher interest rates, let's make an arrow, announced by central banks are supposed to help produce modest fiscal austerity, because to maintain stable debt while paying more to borrow, the government must cut spending or raise taxes. Without the fiscal backup,
मॉनिटरी पॉलिसी इवेंचुअली लूजेज ट्रैक्शन, यही बात यहाँ पर कही गई है। हायर इंटरेस्ट रेट्स बिकम इन्फ्लेशनरी नॉट डिसइन्फ्लेशनरी बिकॉज दे सिंपली लीड गवर्नमेंट्स टू बोरो मोर मनी टू पे राइजिंग डेट कॉस्ट। इंटरेस्ट रेट्स कौन सेट करता है? इंटरेस्ट रेट सेट करता है आरबीआई, जो मॉनिटरी पॉलिसी से सेट होती है। उसमें यही बात कही गई है कि अगर हायर इंटरेस्ट रेट होंगे तो वो इन्फ्लेशन बढ़ाएंगे, उसके लिए गवर्नमेंट को भी कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे। वही इस चीज़ इन दोनों स्टेटमेंट्स में कही गई है। तो हम ये दोनों स्टेटमेंट्स फैक्चुअली करेक्ट होंगे। नंबर 4, फिर से अजम्पशन। आजकल आप देखेंगे लास्ट 2 या 3 ईयर्स में इन्फेरेंस और अजम्पशन, ये ज़्यादातर ये 2 ही आ रहे हैं। अजम्पशन के काफ़ी आ रहे हैं क्योंकि इसमें आप कुछ भी रटा हुआ नहीं कर सकते, इसमें एक स्टेप आगे बढ़ना होता है। ये डिफ़िकल्टी लेवल और बढ़ाता है, जो कि यूपीएससी के करंट ट्रेंड्स के हिसाब से है। फिजिकल पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट्स आर सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर प्राइसेस। तो क्लियरली ये एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, सोलली रिस्पॉन्सिबल। इसमें कहा गया है कि गवर्नमेंट की फिजिकल पॉलिसी ही केवल रिस्पॉन्सिबल है हायर प्राइसेस के लिए। ऐसा जनरली भी इम्पॉसिबल है और इस पैराग्राफ में भी ऐसा कहीं भी इंडिकेशन नहीं है। हायर प्राइसेस डू नॉट अफेक्ट द लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड। डू नॉट, ये भी एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, एक फिक्स्ड स्टेटमेंट है कि बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ता है हाई प्राइसेस का। हाई प्राइसेस होंगे तो बॉन्ड्स पर इफेक्ट पड़ेगा, बॉन्ड्स महंगे होंगे, बॉन्ड्स की वैल्यू पर इफेक्ट पड़ेगा हायर प्राइसेस का। जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स पर भी इफेक्ट पड़ेगा, स्पेंडिंग पर भी इफेक्ट पड़ेगा, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ चेंज होगी, बोरोइंग कॉस्ट्स पर इफेक्ट पड़ेगा, बोरोइंग कॉस्ट्स गवर्नमेंट को महंगी पड़ेगी। और बॉन्ड्स का जो रिलेशन है आप वो इकोनॉमी में और अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, लेकिन जनरली इफेक्ट डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है प्राइसेस का और गवर्नमेंट की बॉन्ड्स पर। बॉन्ड की यील्ड कितनी होगी, तो क्लियरली वैलिड पूछा गया है कौन से अजम्पशंस वैलिड हैं। इसमें ये 2 चीज़ें दी गई हैं, अजम्पशन मेड की गई हैं और कौन सी उनमें से वैलिड है, ये भी आप यहाँ क्लियरली अंडरलाइन कीजिए। अगर ऐसा भी किया जा सकता है कि यहाँ इनवैलिड लिख दिया जाए, उसको आपने नहीं पढ़ा और इनको गलत किया तो आप आंसर ही गलत लगा देंगे। इसमें पूछा गया है कि अजम्पशंस ली गई हैं, इनमें से कौन सी वैलिड हैं। क्लियरली इनमें से कोई सी भी वैलिड नहीं है, तो आंसर इज डी। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। यहाँ पर भी इन्फेरेंस पूछा गया है। करिकुलम फॉर अर्बन प्लानिंग कोर्सेज शुड हैव डाइवर्स एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। इसमें कुछ भी एक्सट्रीम या गलत या इलॉजिकल नहीं कहा गया है, तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, आप इसको डायरेक्टली गलत नहीं मान सकते। चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जब आप सोल्व कर रहे हैं तो आपको गलत स्टेटमेंट्स को हटाना है, ये आपकी प्रोसेस रहनी चाहिए। आपको सही स्टेटमेंट्स चुनना नहीं है, आपको गलत स्टेटमेंट्स हटाने हैं ताकि आप सही तक पहुंच सके। इन इंडिया सिटी एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अंडर ब्यूरोक्रेसी विच लैक्स फॉर्मल ट्रेनिंग इन अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। ये थोड़ा वेग स्टेटमेंट है, ये सही भी है और कंप्लीट भी नहीं है। इसमें कहा गया कि लैक्स फॉर्मल ट्रेनिंग तो दी जाती है अर्बन प्लानिंग की, लेकिन अर्बन प्लानिंग अच्छी है भी नहीं। तो आप स्टेटमेंट को कह भी सकते हैं सही भी है और नहीं भी, तो इसलिए अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं। इन इंडिया द मैनेजमेंट ऑफ अर्बन एरियाज इज़ ए लोकल अफेयर विद ए क्रॉनिक प्रॉब्लम ऑफ इनसफिशिएंट फंड्स। ये स्टेटमेंट्स अपने आप में सही है। विद हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन आवर अर्बन एरियाज प्लान्ड डेवलपमेंट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ये भी सही है। स्टेटमेंट्स अपने आप में चारों लॉजिकल हैं, सही है, लेकिन इसमें पूछा गया है मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल। इनमें से सबसे ऐसा इन्फेरेंस, ऐसी संभावना जो इन सब को, ऐसा अनुमान जो इस पैराग्राफ से सबसे ज़्यादा मैच करता हो। टुडे इफ वी कंसीडर cities such as New York, London and Paris as some of the most iconic cities in the world, it is because plans carrying a heavy systems approach, ये एक important keyword है, were imposed on their precincts. The backbone of the systems theory is the process of translating social, spatial and cultural desirables into mathematical models using computing, statistics, optimization and algorithmic way of formulating and solving problems. बेसिकली जो उनकी डिज़ायर्स हैं, सोशल, स्पेशल यानी कि जोग्राफिकल आप कह सकते हैं, कल्चरल डिज़ायर जो भी हैं, उनको मैथमेटिकल मॉडल से एक प्लानिंग की गई है कि हमें अपनी सिटी को किस तरीके से डिज़ाइन करना है। द अर्ली यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वेस्ट began to train professionals in planning, spawned some of the most ingenious planners who were experts in these domains.
This was because these very subjects were absorbed into the planning curriculum that had its roots in the social sciences, geography and architecture. Planning in India and its education differ from the West. इसमें एक जनरल आइडिया दिया गया है कि वेस्ट में प्लानिंग किस तरीके से की गई है और इंडिया में वो प्लानिंग डिफ़र है। इसमें कहा गया डिफ़र है, अलग है। इसमें ये नहीं कहा गया उसके अपोजिट है या अच्छी है या बेकार है, इसमें कहा गया है कि अलग है। अब हम फिर से अपने स्टेटमेंट्स पर आते हैं। इन इंडिया सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, इसके बारे में सिटी एडमिनिस्ट्रेशन और ब्यूरोक्रेसी के बारे में कोई बात नहीं है, तो स्टेटमेंट सही है लेकिन रेलेवेंट नहीं है। अब इस पर हम आ सकते हैं कि मैनेजमेंट ऑफ अर्बन अफेयर्स इज़ ए लोकल अफेयर, इसके बारे में भी कोई बात नहीं कही गई है कि इंडिया में क्या है। हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में भी इंडिया में अर्बन एरियाज़ में कोई बात नहीं की गई है, ना ही पूरे पैराग्राफ में पॉपुलेशन की कोई बात नहीं है। तो क्लियरली हमारे पास सिर्फ एक ही स्टेटमेंट बचता है, ये ए, जो कि सही आंसर होगा। यही आंसर ढूंढने निकलेंगे तो आप शायद इसको मिस कर लेंगे, क्योंकि ये एक जनरल स्टेटमेंट है। इसमें पैराग्राफ में कहीं ये नहीं कहा गया है कि इंडिया को क्या करने की ज़रूरत है, इसमें सिर्फ इतना कहा गया है कि इंडिया में एजुकेशन एंड प्लानिंग अलग है वेस्ट के मुकाबले। और पैराग्राफ में कहा गया, और इस स्टेटमेंट में कहा गया है करिकुलम फॉर अर्बन प्लानिंग शुड हैव डाइवर्स एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। इसमें इंडिया की कोई बात नहीं कही है, वेस्ट की कोई बात नहीं कही गई है। इसको सिर्फ यहाँ से उठाया गया है कि जैसे ये सोशल, स्पेशियल एंड कल्चरल चीज़ें हैं, यूनिवर्सिटीज़ इन द वेस्ट, इंजीनियर्स, प्लानर्स, एक्सपर्ट्स, सब्जेक्ट्स, डोमेन्स, तो आप इसको उस हिसाब से सही करेंगे। अगेन नंबर 12, अजम्पशंस हैव बीन मेड, व्हिच वन आर करेक्ट। आप सबसे पहले ये करना ज़रूरी है कि क्या पूछा गया है और किस तरीके से पूछा गया है। करेक्ट पूछा गया है कि कौन से अजम्पशन करेक्ट है। इंडिया नीड्स ए न्यू जनरेशन ऑफ अर्बन प्रोफेशनल्स विद नॉलेज रेलेवेंट टू मॉडर्न अर्बन प्रैक्टिसेस। ये रेलेवेंट है, ये जनरली सही भी है। इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एट प्रेजेंट हैव नो कैपेसिटी, कोई कैपेसिटी ही नहीं है टू इम्पार्ट ट्रेनिंग इन सिस्टम्स अप्रोच। इसको हम बिल्कुल भी अज्यूम नहीं कर सकते। इसके बारे में पैराग्राफ में कुछ भी नहीं दिया गया है और कोई इंडिकेशन नहीं दिया गया है कि इंडियन यूनिवर्सिटी की एट प्रेजेंट पोजीशन क्या है, तो ये क्लियरली हम अज्यूम नहीं कर सकते। इसको हम अज्यूम कर सकते हैं कि इंडिया नीड्स इन न्यू जनरेशन ऑफ अर्बन प्रोफेशनल्स विद नॉलेज रेलेवेंट टू मॉडर्न अर्बन प्रैक्टिसेस। क्यों अज्यूम कर सकते हैं? क्योंकि ये पैराग्राफ में डायरेक्टली कहा नहीं गया है, लेकिन इसको गलत मानना हम तभी मानेंगे अगर इसमें इन्फेरेंस पूछा गया होता। जैसे कि मैंने बताया कि अजम्पशन में एक स्टेप आगे बढ़कर आपको मानना पड़ता है। ये भले ही रेलेवेंट ना लगे, लेकिन क्योंकि इसमें कुछ कॉन्ट्रडिक्टिंग नहीं कहा गया है, पैराग्राफ से रिलेटेड है, तो इसलिए आप इसको सही मानकर ही चलिए। क्योंकि अगर ऐसे 3 स्टेटमेंट्स हों, 3 क्वेश्चंस हों, तो जहाँ तक है 2 सही मार्क्स देगा यूपीएससी, एक हो सकता है गलत दे। तो उसी हिसाब से आपको ऐसे स्टेटमेंट्स को, इस तरीके के स्टेटमेंट्स को सही मानना है, लेकिन ये क्लियरली गलत है। आई थिंक मैंने एग्ज़ाम में इसको डी लगा दिया था, क्योंकि जनरली आप अगर पढ़ेंगे तो आप इसको सही नहीं मानेंगे इस पैसेज के मुकाबले। लेकिन ये अजम्पशन है, आप पैटर्न देखेंगे तो अजम्पशन में इस तरीके के स्टेटमेंट्स को यूपीएससी सही मानता है, सही मान भी रहा है। तो आप पैटर्न पहचानिए कि किस तरीके के स्टेटमेंट्स यूपीएससी यूजुअली सही मानता है और किस तरीके यूजुअली गलत मानता है। तो आप ये सेलेक्ट कीजिए। चाहे आप आप भी डी लगाएं और वो होगा भी, आप 100% सही नहीं कर पाएंगे। तो आपको एक स्टेटमेंट पर ज़्यादा समय नहीं देना है, आपको 35 से 40 मिनट में पूरा कंप्लीट करना है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट डायरेक्टली। रिफ्लेक्ट्स द सेंट्रल आइडिया। इसमें कई आइडियाज़ होंगे, आपको सेंट्रल आइडिया निकालना है। कंस्ट्रक्टेड एज ए मार्केट प्लेस ऑफ व्यूज, सोशल मीडिया की बात है। इंश्योर्स, पक्का करता है इंस्टेंट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। सोशल मीडिया आर नॉट आइडियल और मोरल इंस्टीट्यूशंस बट द प्रोडक्ट्स बिल्ट बाय कंपनीज टू मेक प्रॉफिट। ये जनरली ऐसे स्टेटमेंट्स आपको सही भी मान सकते हैं, गलत भी मान सकते हैं। आप कह सकते हैं कि प्रोडक्ट्स नहीं, आप कह सकते हैं कि मोरल हैं, आप कह भी सकते हैं कि मोरल नहीं है। तो लेट्स लीव इट बिफोर reaching any conclusion. Social media have been created to strengthen democracies. In today's world, social media are inevitable for well-informed social life. अभी आपको सिर्फ पढ़ना है ताकि आप पैराग्राफ में जाते समय आपके दिमाग में हो कि सेंट्रल आइडिया मुझे क्या ढूंढना है। अब अगर आप डायरेक्टली पैराग्राफ पढ़ेंगे
तो शायद आप सेंट्रल आइडिया ना पहचान पाए, लेकिन हमने इनको पहले पढ़ लिया है तो सेंट्रल आइडिया तक पहुंचना थोड़ा कंफर्टेबल होगा। अभी आपको जज नहीं करना है कि इनमें कौन सा सही है कौन सा नहीं है, आपको सिर्फ अपने बैक ऑफ द माइंड में इनको लेकर जाना है। अब हम पढ़ सकते हैं। नॉट एवरी वॉइस ऑन द इंटरनेट कमांड्स द सेम काइंड ऑफ ऑडियंस। व्हेन एनोनिमस private entities with high capital can pay for more space for their opinion, they are effectively buying a louder voice. आप कह सकते हैं कि completely moral नहीं है सोशल मीडिया। If political discourse in the digital sphere is a matter of outshining one's opponent till the election is won, then the quality of politics suffers. The focus of social media is restricted promotion of content that generates more user engagement regardless of how inflammatory the content may be। कि मतलब सोशल मीडिया को सिर्फ कंटेंट चाहिए, सिर्फ इंगेजमेंट से मतलब है। कितना भी इन्फ्लेमेटरी हो, कितना भी एक्सट्रीमिस्ट हो, कितना भी कंट्रोवर्शियल ओपिनियन हो, उस मेजर में आप इनको अब जज करेंगे। कंस्ट्रक्टेड एज ए मार्केट प्लेस, सोशल मीडिया इंश्योर्स इंस्टेंट एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। इंस्टेंट एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन की इसमें कोई बात नहीं की गई है, तो आप इसको गलत मान सकते हैं। सोशल मीडिया आर नॉट आइडियल और मोरल इंस्टीट्यूशन बट प्रोडक्ट्स बिल्ड ऑन कंपनीज टू मेक प्रॉफिट्स। ये शायद सही हो सकता है, आप इसको सही मानकर चलिए। सोशल मीडिया हैव बीन क्रिएटेड टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी। क्लियरली इसके अपोजिट है पैराग्राफ के, क्योंकि इसमें बताया भी गया है कैसे पॉलिटिकल पार्टीज इन द डिजिटल स्फीयर चेंज कर सकती है अपने इलेक्शन आउटकम को। इन टुडेज वर्ल्ड सोशल मीडिया आर इनएविटेबल फॉर वेल इन्फॉर्म्ड सोशल लाइफ। ये भी कहीं भी इसका सेंट्रल पॉइंट नहीं है और ना ही इस चीज़ के बारे में कोई बात की गई है, तो सिर्फ बी ही बचता है। अगेन मैं फिर से वही तरीका यूज़ कर रहा हूँ कि मुझे सही आंसर नहीं ढूंढना है, मुझे गलत एलिमिनेट करने हैं। यही एक तरीका है, आप सोल्व कर पाएंगे। नहीं तो गलतियाँ होने की संभावना ज़्यादा होंगी अगर आप सही चीज़ को ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगेन assumption which are valid। इंटरनेट इज़ नॉट इंक्लूसिव इनफ। अगर इसमें होता इंटरनेट इज़ नॉट इंक्लूसिव एट ऑल तो वो क्लियरली रॉन्ग होता। इसमें हम सही मान सकते हैं। इंटरनेट कैन एडवर्सली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ पॉलिटिक्स इन द कंट्री। इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है क्वालिटी ऑफ पॉलिटिक्स सफ़र्स। तो इसमें हम क्लियरली अज्यूम कर सकते हैं ये दोनों सही होंगे। अगेन assumption for effective school education the parents have greater role than governments। इसमें क्लियरली कहा गया है कि पेरेंट्स का ग्रेटर रोल है गवर्नमेंट्स के मुकाबले। ये फिक्स्ड स्टेटमेंट है, इसमें इंटरप्रिटेशन की गुंजाइश कम है। स्कूल करिकुलम दैट कन्फॉर्म्स टू टुडेज रिक्वायरमेंट्स एंड इज यूनिफॉर्म द एंटायर कंट्री फॉर द एंटायर कंट्री मे एड्रेस द इश्यू ब्रॉट आउट। इसको भी हम सही मान सकते हैं, लेकिन अजम्पशन में आपको थोड़ा सा क्वेश्चन एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, इसमें पैराग्राफ को पढ़ना पड़ेगा। बाय द टाइम चिल्ड्रन रीच क्लास 8 द बल्क ऑफ देम टेंड टू बी इन द एज रेंज ऑफ 13 years to 15 years, बट इन आवर कंट्री अबाउट a quarter of all children in class 8 struggle with reading simple texts and more than half are still unable to do basic mathematical arithmetic operations like division. Every year, about 25 million young boys and girls from elementary school move into the life that lies for them beyond compulsory in schooling. They cannot enter the workforce, at least in the organized sector, till they are 18. For many families, these children are the first from their families to ever get this far in school. Parents and children expect such graduates from schools will go on to high school and college. Hardly anyone wants to go back to agriculture. On the other hand, abilities in terms of academic competencies are far lower than they should have, than they should be, even based on curriculum expectations of class 8. तो इसकी थीम आप समझ सकते हैं कि जितनी एजुकेशन क्लास 8 के बच्चे को होनी चाहिए उतनी नहीं है, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, आउटकम कम है। उस वजह से डायरेक्ट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बच्चे जा भी सकते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं जाएंगे टिल 18 अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ। अगेन टू द assumption for effective school education parents have greater
रोल देन गवर्नमेंट्स। ये क्लियरली हम अज्यूम नहीं कर सकते पेरेंट्स और गवर्नमेंट्स की कोई बात नहीं की गई है कि किसका रोल ज़्यादा है या फिर किसका रोल कितना है। इसमें सिर्फ इतना कहा गया है कि पेरेंट्स एक्सपेक्ट दैट सच ग्रेजुएट्स फ्रॉम स्कूल विल गो टू हाई स्कूल एंड कॉलेजेस। अब नंबर 2, स्कूल करिकुलम दैट कन्फॉर्म्स to today's requirements and is uniform for the entire country may address the issues brought out। अगर आप सिर्फ यहीं तक पढ़े conforms to today's requirements तो क्लियरली हम इसको सही मान सकते हैं, लेकिन यूनिफॉर्म फॉर द एंटायर कंट्री इसको एक्सेप्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसीलिए मैं इसको गलत मानकर ही चलूँगा, क्योंकि इसमें यूनिफॉर्मिटी की बात की है पूरे देश के लिए कि यूनिफॉर्म करिकुलम का मतलब सेम बुक्स, सेम एजुकेशन, सेम लैंग्वेज भी हो सकती है। सेम लैंग्वेज हमारे देश में इज़ ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल, तो आप इसको अज्यूम नहीं कर सकते। हो सकता है रियल एग्ज़ाम में आप इसको अज्यूम कर भी लें, इस तरीके के क्वेश्चंस में ही डिफ़िकल्टी होती है, अदरवाइज़ बाकी क्वेश्चंस में डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो आई विल अज्यूम दैट बोथ ऑफ दीज आर रॉन्ग। सेंट्रल आइडिया, total eradication of poverty in the country will resolve all issues of underperformance of school children। क्लियरली इसमें कोई मेंशन नहीं है, ये eradication of poverty की कोई बात ही नहीं है। Monetary incentives to parents and teachers is a strategy to improve the children's academic performance। monetary incentive की भी कोई बात नहीं कही गई है। सेंट्रल आइडिया पूछा है तो हमें वही देखना है जो इसमें डायरेक्टली मेंशन किया गया है। पब्लिक पॉलिसी शुड एक जनरल स्टेटमेंट है। Ensure that competencies and achievements of young people are aligned with their expectations की इसमें बात की गई है, तो इसको अभी छोड़ देते हैं। India is not going to take advantage of demographic dividend unless some school pass outs go back to agriculture। क्लियरली गलत है, इसमें कहा गया है hardly anyone wants to go back to agriculture। तो क्लियरली ये 3 स्टेटमेंट्स एलिमिनेट हो गए हैं, तो सिर्फ सी बचता है। Reflects the best thinking of the author about science। Science must value the commitments of the scientist। इसमें must है, लेकिन ओवरऑल स्टेटमेंट सही है। Science is a product of civilized society and must be used for the promotion of scientific awareness about people। Industrial revolution was made possible by the achievements in science। Science must pursue truth but be responsible for social welfare। जनरली आप देखेंगे तो आप इन सभी को सही मानेंगे, ये सभी सही हैं भी, लेकिन हमें देखना है कि इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा रेलेवेंट कौन सा स्टेटमेंट है। वी टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट नाउ दैट साइंस हैज़ ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्लियरली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है। द आइडिया वुड नॉट हैव अकर्ड टू न्यूटन और गैलीलियो। द थॉट ऑफ साइंस एज एन अकाउंट ऑफ द वर्ल्ड एज इट इज़ द ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट दे एक्नॉलेज वाज टू टेल द ट्रूथ। तो आप इसकी थीम को धीरे धीरे महसूस कर पा रहे होंगे, क्योंकि हमने स्टेटमेंट्स पहले पढ़ लिए हैं, तो उस स्टेटमेंट्स के जो कीवर्ड्स हैं वो आपके दिमाग में हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बार बार दिखाई दे रहा है, तो आपको क्लैरिटी और अच्छे से होगी। द आइडिया दैट साइंस इज ए सोशल एंटरप्राइज इज मॉडर्न एंड इट बिगिन्स एट द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। वी आर सरप्राइज दैट वी कैन नॉट ट्रेस ए सोशल सेंस फर्दर बैक because we nurse the illusion that industrial revolution ended a golden age। अब इसमें thinking of the author, science must value the commitment of the scientists जनरली सही है, लेकिन इस पैराग्राफ के हिसाब से ये आइडिया नहीं है, बहुत सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की गई है। साइंस इज ए प्रोडक्ट ऑफ सिविलाइज्ड सोसाइटी। सिविलाइज्ड सोसाइटी आप किसे कहेंगे, वेस्ट, ईस्ट, प्रेजेंट, पास्ट, तो ये भी इररेलेवेंट है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वाज मेड पॉसिबल बाय द अचीवमेंट्स ऑफ साइंस, ये सही है, लेकिन थिंकिंग ये कम्प्लीटली नहीं दर्शाता। साइंस मस्ट परस्यू द ट्रूथ बट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल वेलफेयर। सिर्फ यही एक स्टेटमेंट बचता है जो कि रेलेवेंट है। सोशल वेलफेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात की गई है, उसमें कहा गया है क्लियरली साइंस हैज़ ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आइडिया दैट साइंस इज ए सोशल एंटरप्राइज इज मॉडर्न। जनरली कन्फ्यूजन होगा तो इन दोनों में ही होगा, लेकिन आप सबसे रेलेवेंट, सबसे सिंपल और ऐसे स्टेटमेंट जिसे नकारा नहीं जा सकता, जो एक्सट्रीम ना हो, ऐसे स्टेटमेंट्स को लेकर हम चलेंगे, सही मानकर चलेंगे, जो सिर्फ एक कॉज एंड इफेक्ट की तरफ ना इंडिकेशन करता हो। इसमें कॉज एंड इफेक्ट की तरफ इंडिकेशन दिया गया है
कि साइंस आया और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया। ये कोज एंड इफेक्ट की तरीके से एक रिलेशन बना है जो कि है सही, लेकिन सेंट्रल थिंकिंग को नहीं दर्शाता। सेंट्रल थिंकिंग है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इज आर एम्फेटिकली कन्वेड बाय द ऑथर। तो वही सेंट्रल आइडिया क्या है कि ऑथर कहना क्या चाह रहा है, कि ऑथर किस चीज़ पर जोर दे रहा है। विदाउट साइंस मैनकाइंड कुड नॉट हैव कंटिन्यूड टू एग्जिस्ट टिल टुडे। ये जनरली आप एक प्लॉजिबल स्टेटमेंट बिल्कुल भी नहीं है कि साइंस के बिना मैनकाइंड एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। इट इज़ इलॉजिकल। इट इज़ साइंस दैट विल अल्टीमेटली डिटरमाइन द डेस्टिनी ऑफ मैनकाइंड। इसे आप सही मान सकते हैं, लेकिन पैराग्राफ पढ़ना ज़रूरी है। द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, हिस्ट्री ऑफ साइंस इज़ द रियल हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। In this striking epigram, a 19th century writer links science with its background. Like most epigrams, its power lies in emphasizing by contrast an aspect of truth which may be easily overlooked. In this case, it is easy to overlook the relations between science and mankind, to treat the former as some abstract third party which can sometimes be praised for its beneficial influence, but frequently and conventionally blamed for the horrors of war. Science and mankind cannot be divorced from time to time at man's convenience. Yet we have seen that, in spite of countless opportunities of improvement, the opening years of the present period of civilization have been dominated by international conflict. Is this the inevitable result of progress of science, or does the fault lie elsewhere? Emphatically conveyed statement कौन सा है? ये स्टेटमेंट क्लियरली रॉन्ग है। ये स्टेटमेंट आप कह सकते हैं कि सही है, लेकिन इस पैराग्राफ के रिलेशन में ये स्टेटमेंट सही नहीं माना जा सकता, क्योंकि पहली बात तो ये स्टेटमेंट काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी है। आप जैसा पढ़ भी सकते हैं, आप इसको पढ़ेंगे आपको 3-4 बार शायद पढ़ना पड़े, उसमें टाइम भी वेस्ट हो। तो ज़्यादा सही रहेगा कि आप ऐसे स्टेटमेंट्स में या तो छोड़ सकते हैं इस क्वेश्चन को, अगर क्लैरिटी नहीं है कि कौन सा सही है या नहीं है। अगर आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो आप इसको डेफिनेटली अटैम्प्ट कीजिए। अगर आप इन दोनों में से कोई भी एलिमिनेट नहीं कर पाए तो आप इसको छोड़ सकते हैं, अगर आपको लगे कि ये स्टेटमेंट काफ़ी डिफ़िकल्ट है। सो सेंट्रल आइडिया जब भी आपको ढूंढना है कि जो मेन पॉइंट है, तो यूजुअली आप लास्ट से ही शुरू कीजिए, आप लास्ट पे ही फोकस कीजिए, क्योंकि शुरू में राइटर अपना एक बैकग्राउंड बनाएगा, अपनी बात रखने की कोशिश करेगा और लास्ट में अपना कंक्लूजन देगा। लास्ट में कंक्लूजन यही है कि इज दिस द इनएविटेबल रिजल्ट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ साइंस, डज द फॉल्ट लाई एल्सवेयर। कौन सा फॉल्ट? इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट। तो यूजुअली इस स्टेटमेंट को भी आप गलत मानकर चलिए, क्योंकि इस स्टेटमेंट में बात की गई है कि साइंस की एंड हॉरर्स ऑफ वॉर, साइंस, मैनकाइंड एंड वॉर। लेकिन ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन थोड़ा एक्सट्रीम भी है। तो यूजुअली आप या तो 2 लगाएंगे या फिर डी लगाएंगे। आई थिंक मैंने डी ही लगाया था, तो मैं यहाँ पर भी वही लगा कर चलूँगा। मेरा उद्देश्य इस कुछ सॉल्यूशन के लिए आपको एक एग्जैक्ट कंप्यूटर टाइप आंसर शीट सामने रखकर सॉल्व करना नहीं है। ये दिखाना है कि रियल एग्ज़ाम में आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्या थिंकिंग होगी। आप कहीं रुक भी जाएंगे, जैसे ये स्टेटमेंट है, आप इस पर रुक सकते हैं, 1-2 मिनट आपको लग जाएगी। हो सकता है क्लैरिटी ही ना बने, लेकिन आपको इसमें रिस्क लेना पड़ेगा। आप इनको छोड़ना, आप इसको तभी छोड़िए जब आप एक भी स्टेटमेंट में क्लैरिटी नहीं ले पा रहे हैं। ये स्टेटमेंट हमने क्लियरली एलिमिनेट कर दिया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को मैं एग्जाम में नहीं छोड़ूंगा। आई विल पुट डी एज द आंसर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट assumption which are correct. The horrors of modern life are inevitable result of progress of science. क्लियरली आप इसको अज्यूम नहीं कर सकते। इसमें क्लियरली कहा भी गया है कि और डज द फॉल्ट लाई एल्सवेयर। ये इसने कहा ही नहीं है, इसने क्लियर नहीं किया है ऑथर ने कि साइंस का ही फॉल्ट है, तो ये गलत है। द एस्पेक्ट ऑफ ट्रूथ लाइकली टू बी ओवरलुक्ड इज द साइंस इज़ व्हाट मैन हैज़ मेड इट। ये आप सही मान सकते हैं, इसको आप अज्यूम कर सकते हैं। लाइकली ये एक पॉसिबल स्टेटमेंट है, प्रोबेबल स्टेटमेंट है। साइंस इज़ व्हाट मैन हैज़ मेड इट, ये भी आप कह सकते हैं कि सही है। साइंस, साइंटिफिक थ्योरीज, फार्मूलाज, ये सब कुछ इवोल्व किया गया है थ्रू मैन मेड प्रोग्रेस। आंसर इज बी।
When we meet other people while we travel, we learn to differentiate between. इसमें स्टेटमेंट्स नहीं है, इसमें कीवर्ड्स दिए गए हैं, तो आप इसमें डायरेक्ट पैराग्राफ ही पढ़िए. Only with long experience and opening of his wares on many a beach where his language is not spoken will the merchant come to know the worth of what he carries and what is parochial and what is universal in his choice. तो आप देख सकते हैं कि वोकेबलरी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है. ये पैराग्राफ दिया ही इसलिए गया है ताकि आपको थोड़ा कंफ्यूज किया जाए. आप सिर्फ पैराग्राफ पढ़िए, पहले एक बार पूरा पैराग्राफ पढ़ लीजिए, उससे जो दिमाग में जो पिक्चर आ रही है उसके हिसाब से सोल्व करने की कोशिश कीजिए. अगर डायरेक्टली सोल्व हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा पढ़िए. आप डायरेक्टली इसको 3-4 बार मत पढ़िए. Such delicate goods as justice, love and honor, courtesy and indeed all the things we care for are valid everywhere, but they are variously molded and often differently handled and sometimes nearly unrecognizable. If you meet them in a foreign land, and the art of learning fundamental common values is perhaps the greatest gain of travel. ट्रैवल की इसमें बात की गई है. To those who wish to live at ease among their fellows. इमेजिनेशन, अंडरस्टैंडिंग की इसमें बात है कि डिफरेंट जगह आप जाएंगे तो क्या अंडरस्टैंड कर पाएंगे. इमेजिनेशन की इसमें कोई बात नहीं है. कम्युनिटीज़ एंड नेशनैलिटीज़ को अभी इसमें डायरेक्टली कोई मेंशन नहीं है. फ्रेंड एंड फोर्स, दुश्मन की इसमें दुश्मन या दोस्त की कोई बात नहीं है. लोकल एंड यूनिवर्सल वैल्यूज ये क्लियरली स्टैंड आउट करता है. नेशनैलिटीज़ की इसमें बात नहीं की गई है. इसमें क्या गया है कि इफ़ दीज आर वैलिड एवरीवेयर बट वेरियसली मोल्डेड इन ए फॉरेन लैंड की बात है. लेकिन मेन पॉइंट क्या है इसमें जो पूछा गया है कि वी लर्न टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन व्हाट, कौन सी चीज़ें हैं जिनमें हम डिफ्रेंशिएट करना सीख पाते हैं जब हम अलग अलग जगह जाते हैं. while the merchant will come to know what the worth of his carries is parochial, यानी छोटी है, संकीर्ण है, सूक्ष्म आप कह सकते हैं, and which is universal. These things are valid everywhere but variously molded. तो कुछ यूनिवर्सल भी हैं, यूनिवर्सल है, हर जगह है, but often differently handled, यानी कि लोकल तरीके से उनको मोल्ड किया गया है. तो इसमें क्लियरली बात इस चीज़ की गई है. What is the assumption? Travel leads to an understanding of humans. आप इसको assume कर सकते हैं. assumption में ही एक स्टेप हम आगे जाकर देख सकते हैं और सबसे ज़रूरी भी यही है. हो सकता है कि assumption में कोई स्टेटमेंट डायरेक्ट पैराग्राफ से उठाकर दे दिया जाए, आप उसको गलत मानेंगे क्योंकि वो एक assumption नहीं है. assumption में वही चीज़ें सही होंगी जो पैराग्राफ से एक स्टेप आगे बढ़कर दी गई होंगी. Travel helps those who wish to learn fundamental common values. A person with long experience in travel can resolve differences amongst people. क्या कोई व्यक्ति जो अलग अलग जगह जाता है, काफ़ी एक्सपीरियंस है ट्रैवल में, वो डिफरेंसेस रिजॉल्व करवा सकता है लोगों की. इस बारे में इसमें कोई बात नहीं की गई है, कोई भी इंडिकेशन ऐसा नहीं दिया गया है. बात सिर्फ वैल्यूज़ की है, आपकी कौन सी वैल्यूज़ में डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, क्या आप सीख रहे हैं, आप किसी के झगड़े नहीं सुलझवा पा रहे हैं, ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं है. तो ये काफ़ी ईजी हो गया अपने आप में ही सेकंड को सोल्व किए बिना. इसलिए मैंने सेकंड के सामने कोई राइट या रॉन्ग नहीं लगाया क्योंकि ये अभी एम्बिगुअस है, और अगर ये सही होता तो एम्बिग्यूटी बढ़ जाती. लेकिन क्लियरली स्टेटमेंट 3 इज़ रॉन्ग, तो आंसर इज़ क्लियर.